Good morning, students. Today we discuss the first chapter of 10th class chemistry, chemical reactions and equations. तो what are the chemical reactions? क्या होती हैं? Those process in which a new substance is formed with new properties by physical and chemical changes तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? वो क्रियाएं जिनके अंदर एक नई चीज बनती है, नया पदार्थ बनेगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी भी नई होगी रिएक्टेंट से, तो बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, दोज प्रोसेस in which a reactant changes into product due to physical or chemical changes, due to physical or chemical changes is called as chemical reactions, is called as a chemical reactions को हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो इसमें क्या होता है, तो कोई जब रिएक्शन होगी तो उसमें कोई भी एक एटम दूसरे एटम में चेंज कभी भी नहीं होता क्या है? ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स टेक्स प्लेस during a chemical reaction. Only the rearrangement of the atom takes place but not one atom change into the another. कोई भी एक एटम दूसरे एटम में कभी भी चेंज नहीं होता, ओनली क्या होता है? उसका रीअरेंजमेंट होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें टू थिंग होती है, क्या क्या होती है वो अभी देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, कोई भी जो रिएक्टेंट है, क्या है? रिएक्टेंट, वो चेंज होता है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। मतलब रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा कैसे? बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की रीअरेंजमेंट का क्या होता है? नया प्रोडक्ट क्या होता है? बनता है, उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है? नई होती है। तो व्हाट इज रिएक्टेंट? क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है? जो पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है और ये क्या होता है, इसको हम डिफाइन करें। तो व्हाट इज रिएक्टेंट? तो इट इज ए सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो चीज भाग लेती है, टेक पार्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग है हमारी प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। दोज थिंग्स या दोज सब्सटेंस विच आर फॉर्म, दोज सब्सटेंसेस which are formed due to chemical changes from the reactant. रिएक्टेंट के अंदर में केमिकल चेंज के कारण जो चीज बनती है वो होती है हमारी प्रोडक्ट। क्या होती है? प्रोडक्ट। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास कार्बन है, ये रिएक्शन करता है किससे? ऑक्सीजन से। इससे बनता है CO2। क्या बनता है? C प्लस O2 क्या बन गया? CO2 बन गया। अब जो C है इसका होता है कोयल,
कोल मतलब कोयला। जब कोल को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट प्रोड्यूस द CO2 प्लस हीट। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन पैदा हुई किसके कारण हुई है, कार्बन के कारण और ऑक्सीजन के कारण। लेकिन चीज बनी क्या है उससे, CO2 बनी है, और क्या बना उससे, क्या प्रोड्यूस हुआ है, P2 हुआ है। तो जो चीज इस चीज ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो जो चीज पार्टिसिपेट करती है किसी रिएक्शन को होने में, जो चीज पार्टिसिपेट करे किसी रिएक्शन को होने में, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। अब इस चीज के पार्टिसिपेट से बनी क्या चीज है, ये चीज बनी है, इस चीज को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जब कोई रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस, तो चेंजेस क्या क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। व्हाट चेंजेस occurs during a chemical reaction, during a chemical reactions, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो अभी देखते हैं। फर्स्ट थिंग क्या होता है, चेंज इन कलर। जो रिएक्टेंट है वो बदलेगा प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके कलर में क्या होता है, चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, उसके टेम्परेचर में भी क्या होता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन द स्टेट, किसी पदार्थ की अवस्था में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस उसके अंदर से क्या होती है, निकल सकती है। तो कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या हो सकता है, एक तो चेंज होता है उसके कलर में, चेंज इन द कलर। सेकंड, उसके टेम्परेचर में भी क्या होता है, चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो जाएगा। कोई रिएक्शन में क्या है, प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी एक चीज भी हो सकता है, सभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन द स्टेट, उसकी स्टेट में क्या हो जाएगा, उसके कोई कई रिएक्शन ऐसे होते हैं इसमें क्या होता है, केवल स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं इसमें क्या होता है, गैस क्या होती है, इवोल्व होती है। अब होती कैसे कैसे हैं, तो चेंज इन द कलर, फर्स्ट क्या है हमारे, चेंज इन द कलर्स। तो दोज रिएक्शंस इन विच द चेंज इन कलर्स टेक्स प्लेस। ठीक है, क्या वो कौन कौन सी है, अब मान लिया हमारे पास क्या है, आपके पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सॉरी इसका सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट। जब आप क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन को डीप कर दिया, आयरन की रोड ले ली, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की रोड को डीप करोगे तो उससे बनेगा फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जो आयरन है इट इज मोर रिएक्टिव, मतलब ये ज्यादा क्या है, क्रियात्मक धातु है किसके मुकाबले में, कॉपर के। इसलिए ये क्या करती है, सल्फेट का आयन को डिस्प्लेस करती है कॉपर से। मतलब आयरन क्या करेगी, सल्फेट का आयन क्या ले लेगी, खुद ले लेगी, और कॉपर को उससे क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, अलग कर देती है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू। और आफ्टर द रिएक्शन इट चेंज इनटू द ग्रीनिश कलर। कैसा हो जाएगा, इसका हल्का नील सॉरी हरा रंग इसका हो जाएगा, किससे, ब्लू से ग्रीन, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग हो था चेंज इन द कलर्स। सेकंड हमने पढ़ा है चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। अब मान लिया आपके पास क्या है, जिंक मेटल है, कौन सी, जिंक मेटल। अगर आपने जिंक मेटल को डिप कर दिया इनटू द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर,
इफ वी डिप, या हम ये बोले सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक की धातु को डाल दिया या उसके टुकड़ों को डाल दिया, तो जब ये धातु इस एसिड से क्रिया करेगी तो उससे क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन गैस क्या रिलीज होगी, प्लस क्या होगा ZnSO4, एक केमिकल बनेगा, कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होगा इसके अंदर, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर्स। ठीक है, मान लिया आपके पास क्या है, क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब आप इसको क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हो, किसमें डिसॉल्व करते हो, वाटर में। जब आप इसमें वाटर डालोगे ना तो इसे हम नया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइन, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड्स। तब जब ये रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये भी क्या एक तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हेन वी डिसॉल्व क्विकलाइम इनटू द वाटर, इट फॉर्म द स्लैक लाइन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये जब रिएक्शन होती है इसमें हीट निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, क्या होता है, आउटसाइड। थर्म का मतलब होता है हीट, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज आउटसाइड। जिन क्रियाओं के अंदर हीट बाहर तरफ निकलती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सेकंड कंडीशन हमने पढ़ ली। थर्ड कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट क्या है, बन सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फोर्थ पॉइंट था चेंज इन स्टेट, और फिफ्थ था हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकती है। अब मान लिया आपके पास क्या है, आपके पास है पोटेशियम आयोडाइड Ki। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा लेड नाइट्रेट से PbNO3 से, लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इट फॉर्म द लेड आयोडाइड PbI2 प्लस क्या बनेगा इससे, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, PB1 2 पोटेशियम 2 हो गया। चलो ये इसको अभी बैलेंस नहीं करता, बैलेंस बाद में करेंगे। ठीक है, आप सिंपली समझ लो, जब हम क्या करते हैं लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, तो उससे क्या बनता है, लेड आयोडाइड, और उसमें क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट क्या उसमें से बन जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जो पोटेशियम आयोडाइड है तो इसमें क्या बनते हैं, हमारे येलो कलर के प्रेसिपिटेट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं। अब मान लिया आपके पास क्या है, दूध है, दूध में आपने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा ना, क्योंकि दूध का जो प्रोटीन होता है, कैसिन, दूध में कैसा होता है, केसिन प्रोटीन होता है, वो क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो एक गले की फॉर्म में, जैसे हम क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। तो पनीर हमारा एक तरह से हम क्या मानेंगे, प्रेसिपिटेट है। पनीर हमारा क्या है, एक तरह से प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो फोर्थ इसके अंदर है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट क्या होगा, अब कई जो कंबशन प्रोसेस होती है, कैसे होती है, कंबशन, जिसमें कोई चीज जलती है, तो उसमें क्या होता है, किसी भी जो चीज की रिएक्टेंट की क्या होगी, जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। जैसे बर्निंग ऑफ द कंबशन ऑफ द कैंडल, तो उसमें क्या, जो वैक्स होता है उसकी स्टेट होती है सॉलिड। कैसे होती है, सॉलिड। सॉलिड कैसे चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है चेंज इन द स्टेट। जो माले कंबशन रिएक्शन होती है किसके अंदर, कैंडल के अंदर। कैंडल में जो वैक्स होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, तो सॉलिड से क्या वो चेंज हो जाएगा, इसके अंदर एक लिक्विड के अंदर वो चेंज हो जाएगा। तो फाइनल हमारा है इवोल्यूशन ऑफ द गैस।
क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द गैस। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, गैस क्या होती है, बाहर निकल सकती है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जब भी क्या कोई एसिड किसी मेटल से क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस वहां पे क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। अब मान लिया आपके पास क्या है, ZND, आपके पास एसिड है H2SO4, तो यहां पर क्या बनेगा, H2 गैस क्या होगी, बाहर रिलीज होगी, और क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर इवोल्व हो जाएगी। ठीक है। तो जो ये सिंबल होता है एरो का, अगर एरो का हेड ऊपर की तरफ हो, इसका मतलब क्या है, गैस क्या है, बाहर की तरफ इवोल्व हुई है वो, या वो निकली है। ठीक है। तो कोई रिएक्शन में क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, चेंजेस है दैट अकर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान होते हैं। ठीक है। According to the chapters we discuss about the chemical reactions, now we discuss the basic को डिस्कस कर रहे हैं हम। अब देखते हैं हम व्हाट आर द केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया, अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस। तो होती क्या है, इट इज representation of a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल फॉर्मूला। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को एक फॉर्मूले के रूप में क्या करना, रिप्रेजेंट करना, वो होती है क्या, हमारी एक केमिकल इक्वेशन होती है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एक साइड में क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट होगा, और दूसरी साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जो रिएक्टेंट हमेशा क्या है, जो रिएक्टेंट हमेशा हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और जो प्रोडक्ट होता है हमारा होता है राइट हैंड साइड के अंदर। ठीक है। तो जो रिएक्टेंट क्या होगा, अलग होगा प्रोडक्ट से, तो उसके बीच में क्या होता है, एक एरो का आपको निशान मिलेगा। तो जो एरो का जो निशान है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। मैं आपको ये था, कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को लिखेंगे केमिकल सिंबल या फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो जो रिएक्टेंट है वो क्या होता है, चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर, और दोनों क्या होंगे, दोनों के बीच में क्या होता है, एरो होता है। एरो का जो हेड साइड में होता है वो किसी तरफ होता है, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ। जो एरो का जो टेल होता है वो होता है टुवर्ड द रिएक्टेंट। ठीक है। अब ये कह सकते हो आप, जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू द राइट। अब मान लिया वहां पे रिएक्टेंट होता, यहां प्रोडक्ट होता, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती, इस तरह से हो जाती। ठीक है। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और राइट में लिखते हैं हम हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। अब जो केमिकल इक्वेशन है उसकी टू टाइप्स होती है। कितने टाइप्स होती है, टू टाइप्स की। फर्स्ट होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, और सेकंड होती है अनबैलेंस्ड, या बोल सकते हैं उसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस्ड क्या होती है, तो दोज इक्वेशंस इन विच नंबर ऑफ एटम, दोज इक्वेशन in which number of atom of reactant is equal to product
इज इक्वल टू प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम होता प्रोडक्ट। जब क्या होता है किसी भी एक इक्वेशन में क्या होगा, जो रिएक्टर के जितने एटम होंगे ना वो क्या होते हैं, किसके बराबर होते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ द प्रोडक्ट के क्या होंगे, वो बराबर होंगे। बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, मतलब मास को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही उसको हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो क्या करती है, फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसलिए कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस भी करना भी क्या होती है, जरूरी होता है। क्योंकि जब तक कोई भी रिएक्शन क्या होगी इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो एक रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड नहीं होगी। ठीक है, अनबैलेंस क्या होगा इसके, अनबैलेंस क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, दोज इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट, बराबर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसको बोलेंगे स्केलेटन या अनबैलेंस्ड। अब मान लिया हमारे पास क्या है, Mg प्लस क्या है, O2 है, हमने लिख दिया सिंपल MgO। अब देखो इस साइड में क्या है, मैग्नीशियम कितना, एक है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास 2, ठीक है, यहाँ पे Mg भी एक है और ऑक्सीजन भी कितना है, एक है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है, मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी कितना 1 है। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 1 + 1 क्या है, 2 हो गया। मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम 1 क्या है, कम है। ठीक है, सो वी डू मल्टीप्लाई, हम किसी भी रिएक्टर को या प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उसकी संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2 से, इसको हम 2 से कर देंगे। अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया, मैग्नीशियम कितना हो गया यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, टोटल कितना हो गया इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, अब ये तो मल्टीप्लाई किया आपने, ये मल्टीप्लाई Mg से भी है और O से भी है। अब 2 तो इसमें क्या है, Mg है, मैग्नीशियम है, और 2 ही क्या इसमें ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया 4 नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट और 4 ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब ये क्या है, बैलेंस्ड है। अब क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। अब क्या है, बैलेंस्ड, आपने 2 हटा दिया, कैसे हो गई ये अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, होल नंबर से। ठीक है, किससे करेंगे, होल नंबर से। होल नंबर होता है मतलब पूर्ण संख्या से। पूर्ण संख्या से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे 2.5, 2.6 या 2.7 या 1.7 ऐसा आपको पॉइंट में नहीं मिलेगा। आप जब भी मल्टीप्लाई करते हो क्या करते हो, होल नंबर से करते हो। और जब भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम बैलेंस करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके जब उसको हम बैलेंस करेंगे, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड्स। क्या हो गया, तो इट इज ए मेथड, इट इज ए मेथड इन विच बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द होल नंबर, किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करके किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, संतुलित करना, उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्या है बेसिक पढ़ा है आज 10th के बारे में। तो कल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, हाउ दे टेक्स प्लेस, और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।